तो मतलब ये बिना उसके ही आपका 40th रैंक है, तो मेरे को तो कमी दिखाई देगी कि अब अगर वो भी कर लेते तो ये रैंक आगे जा रहा था। असल में क्या है ना, ये स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछते हैं वो, कि हम एमसीक्यू के लिए क्या करना चाहिए हमको, क्या उसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करनी है। तो कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे लगे आपको कि जिन पर बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए इन एडवांस अकाउंटेंसी? सीए इंटरमीडिएट सितंबर 2024 के रिजल्ट्स आ चुके हैं, और आज हमारे साथ सीए इंटरमीडिएट के ऑल इंडिया रैंकर्स की लिस्ट में राधिका भी हैं, जो कि कोलकाता से हैं। आपका ऑल इंडिया रैंक 40th है, और आपकी स्क्रीन पर जो आपको दिख रहे हैं स्टूडेंट्स, वो ऑल इंडिया रैंक 40th है। राधिका फ्रॉम कोलकाता। राधिका, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस, और आपको और आपके परिवार को एक दिवाली का ये बहुत बड़ा तोहफा मिला है। इसकी बहुत बहुत शुभकामनाएं। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? थैंक यू सो मच सर। सर बहुत अच्छा लग रहा है, और सर आपके बिना बिल्कुल भी नहीं हो पाता। आप जो मोटिवेशन देते थे क्लास में बहुत हेल्प करता था। ग्रेट राधिका, मतलब अब ऑल इंडिया 40th रैंक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। आपको मालूम है कि ऑल इंडिया रैंक 40th मतलब कोई बहुत गैप नहीं है कि आप अपने आप को रैंक 1 तक ले जाएं। कोई ज्यादा गैप नहीं है, थोड़ा सा ही और पुश कर रहे हैं तो सीए फाइनल फाइनल का में रैंक 1 टारगेट कर सकते हो। एकदम सर, फाइनल में यही है कि आपसे एफआर ले रहे हैं और फाइनल में और अच्छा रैंक लेके आना है। ग्रेट। वैसे फाइनल का एफआर का बैच मैं बहुत जल्द लॉन्च लॉन्च कर रहा हूँ, उसकी जानकारी भी मिल जाएगी। राधिका, मुझे थोड़ा सा ये जानना है कि आपकी प्रिपरेशन जो है वो कैसी थी, आपने किन किन बातों का ध्यान रखा, शेड्यूल क्या था पढ़ने का, थोड़ा सा डिटेल में बताना, क्योंकि बच्चे ना मुझसे नहीं सुनना चाहते, आपसे बात करना चाहते हैं। और एक्चुअली मैं सेंट जेवियर्स कॉलेज में भी हूँ, तो बहुत डिसिप्लिन कॉलेज है। वहाँ पे भी 75% अटेंडेंस मेंटेन करना होता था। तो मेरा शेड्यूल यही रहता था कि 6:37 तक उठ जाओ, ब्रेकफास्ट वगैरह करके। मेरा टारगेट रहता था कि 2 क्लास कंप्लीट हो जाए कॉलेज से पहले। फिर 3 बजे मुझे कॉलेज के लिए निकलना पड़ता था। और फिर रात को 9 बज जाते थे आते आते। तो कोशिश रहता था कि एक और क्लास करके फिर सोना है। तो वैसा ही शेड्यूल रहता था, और मेरे क्लासेस मिड जून तक कंप्लीट हो गए थे सारे। और जुलाई और अगस्त मैंने पूरा रिवीजन के लिए रखा था। वेरी गुड। तो उसमें आप प्रैक्टिस का टाइम कैसे निकालते थे, मतलब कॉलेज के साथ साथ? सर आप पहले क्लासेस मेरे पूरे कंप्लीट किए थे। क्लासेस के वक्त मैंने उतना फोकस नहीं किया था कि सब कुछ अच्छे से मतलब रिवीजन भी करना है। मेरा मेन टारगेट रहता था कॉलेज के साथ कि एक बार पहले क्लासेस हो जाए। फिर जब मेरा सारे क्लासेस मिड जून तक कंप्लीट हो गए, उसके बाद मैंने रिवीजन स्टार्ट किया था अपने। वेरी गुड। तो आप दिन में कितने घंटे पढ़ रहे थे सीए के लिए, नॉट फॉर कॉलेज? तो ऐसे मैंने काउंट तो नहीं किया, बट मेरा टारगेट रहता था कि 3 क्लास हो जाए। और रिवीजन के टाइम पे मेरा यही था कि सुबह एक थ्योरी सब्जेक्ट करना है, 3 घंटा उसको दे दो, और बीच में थोड़ा बहुत 10 मिनट का नैप ले लो। कि एक साथ में जब पढ़ते हैं बहुत ज्यादा, फिर वो प्रेशर आ जाता है कि बहुत मतलब हेवी होने लगता है। तो फिर आई वाज लाइक कि थोड़ा सा ब्रेक ले लेते, 10 मिनट्स वॉक कर लिया, मम्मी से बात कर लिया, वैसे वैसे करके वो हो जाता था। उसके बाद लॉक करने के बाद फिर अकाउंट्स करते थे। अकाउंट्स को भी 2-3 घंटा देते थे। उसके बाद फिर टैक्स। अच्छा। और वैसे आपने जब ये तैयारी कर रहे थे तो एक अप्रोच जनरली बच्चों में होती है कि सिलेक्टिव स्टडी कर जाते हैं, कुछ टॉपिक्स छोड़ जाते हैं, कुछ ऐसा आपकी अप्रोच क्या थी इस बारे में? नहीं सर, मैंने सारा सब्जेक्ट पूरा 100% कवर किया था। मैंने ऐसा कभी नहीं किया कि मेरा मतलब कभी भी ऐसा नहीं, स्कूल में भी ऐसा नहीं था कि कुछ छोड़ के जाना है। हमेशा सब कुछ कवर करके जाना है। एग्जाम में हाँ मे भी मेरे से वो चीज कुछ आंसर नहीं हो, क्योंकि मेरा उस समय मैं डिनोट नहीं कर पाई हूँ ज्यादा टाइम उस चीज को, वो चीज अलग था। पर कवर सब कुछ करके जाना है, छोड़ना कुछ भी नहीं है। वेरी गुड। और मुझे बताओ कि इसके अंदर एमसीक्यू के बारे में आपका क्या विचार है कि सभी पेपर्स में ये आते हैं, ये हेल्प करते हैं स्टूडेंट को, और इस पर ज्यादा अलग से पढ़ना होता है, या जो हमने ऑलरेडी पढ़ रखा होता है उससे हो जाते हैं ये? तो जो ऑलरेडी पढ़ रखा होता है उसी से हो जाता है। और एक तरह से हेल्पफुल भी है, क्योंकि इजी क्वेश्चन जैसे आ जाते हैं तो फिर वो फायदा रहता है कि टाइम भी नहीं लगा और आंसर भी कर दिया। पर अगर डिफिकल्ट थोड़े क्वेश्चन रह जाते हैं तो फिर सॉल्व करना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि फिर लेंथी क्वेश्चन आ जाएंगे और मार्क्स फिर चला जाएगा अगर सॉल्व नहीं कर पाओ तो। अच्छा। तो मतलब आप उसको अकॉर्डिंगली पहले, मतलब एमसीक्यू को भी आपने फोकस किया हुआ था, लेकिन नहीं, मेनली आपका बाकी कंटेंट से कवर हो जा रहा था वो? हाँ मैंने बेसिकली कंटेंट पे ही फोकस किया था। एमसीक्यू के लिए कुछ खास स्पेशल प्रिपरेशंस नहीं किए थे। मेरा था कि मेरे को सब कुछ कवर करना है एज डिस्क्रिप्टिव। एमसीक्यू भी डिस्क्रिप्टिव की तरह ही तो आया था।
हाँ, असल में क्या है ना, ये स्टूडेंट्स का ये कॉमन क्वेश्चंस हैं जो हमसे पूछते हैं वो, कि हम एमसीक्यू के लिए क्या करना चाहिए हमको, क्या उसके लिए अलग से कोई प्रैक्टिस करनी है। तो मैं उनसे कहता हूँ नहीं, मेन काम कर जाओ और एमसीक्यू वही। कवर हो जाते हैं उसके अंदर। हाँ, अच्छा मेन काम मुझे ये करने से बता, एमसीक्यू हो जाते हैं। जी मुझे एक बात बताओ कि जो आप अपनी तैयारी कर रहे थे ऑलरेडी, उस तैयारी के अंदर आपने प्रैक्टिस के ऊपर, क्योंकि मेरे को अक्सर बच्चों का ये भी पॉइंट रहता है कि हम अकाउंट्स में क्या कुछ लिमिटेड क्वेश्चंस कर सकते हैं और ऐसा कर सकते हैं, या आप पूरे क्वेश्चंस कर रहे थे? आपने जो क्लासेस में कराए थे वो सब प्रैक्टिस किए थे, और रिवीजन के टाइम पे बस उन्हीं को गो थ्रू किया था, कुछ तो भी जो स्किप नहीं इम्पोर्टेंट किया। क्वेश्चंस की लिस्ट है वो यूज हाँ, की थी आपने? इम्पोर्टेंट, हाँ। हाँ, वही सब। अच्छा, कौन कौन से टॉपिक्स ऐसे लगे आपको कि जिन पर बच्चों को ज्यादा फोकस करना चाहिए इन एडवांस अकाउंटेंसी? सब कंसोलिडेशन इम्पोर्टेंट चैप्टर है, और ब्रांच अमेलगमेशन, मतलब ये बड़े ब्रांच बड़े टॉपिक्स हैं। अमालगमेशन, हाँ बड़े बड़े चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है। वो जो ग्रुप टू, जो दूसरा वाला बुक था, सेकंड बुक, वो वाले बुक अच्छा। को मैंने अच्छे से कवर किया था। और बाकी जो छोटे मोटे एज थे, मैंने उनको ज्यादा टाइम नहीं डिनोट किया था, जैसे AS9 हो गया, सॉरी AS29 हो गया, AS27 हो गया, वो सब तो एक पूरा ये था, तो वो सब छोटे छोटे एज थे, उसमें मैंने ज्यादा फोकस नहीं किया था। हाँ वही, मतलब ये मैं यही बच्चों से कहता हूँ, 4-5 टॉपिक्स हैं, अगर मान लो वो कर लो तो आधा पेपर तो उसमें से आ जाता है। हाँ, वो एक दूसरा ब्रांच है, जो बुक एक। था, जो दूसरा बुक था वो बहुत फायदा किया था कि वो कंप्लीट कर लो तो मोस्टली तो उसी में सब हो जाता है। बाकी एएस तो इजी रहते हैं, एएस उतने एस टफ नहीं इजी रहते लगने। हैं। वेरी गुड, वेरी गुड। अच्छा, आपने इसके अलावा और लॉ में, टैक्सेशन में, इन सब में भी सारी प्रैक्टिस की थी, सब कुछ कॉन्सेप्चुअली पढ़ा था? हाँ, सर कंसेप्चुअली पढ़ा था, लॉ भी पूरा अच्छे से मैंने रिवाइज किया था, सर के क्लासेस को अच्छे से सुना था, रिवाइज किया। और फिर टैक्स में भी मैंने वही क्लासेस को अच्छे से किया। क्लासेस मैंने मतलब कभी भी स्पीड में नहीं देखा, क्योंकि मेरा कॉलेज रहता था तो फिजिकली जाना मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सारे ऑनलाइन क्लासेस ही लिए थे। और मेरा क्लासेस का स्पीड 1.2 तक ही जाता था। मैंने सुना है बहुत जन 2x पर देख लेते हैं, तो वो सब मैंने कभी नहीं किया, 1.2 तक ही देखा और अच्छा। किया। अच्छा, वैसे मुझे ये भी बताओ कि कोई रिवीजन के दौरान मॉक टेस्ट भी दिए थे आपने? आई मीन टू से नहीं सर, सैंपल पेपर मॉक टेस्ट। इतना टाइम नहीं मिला सर। अच्छा, उनके लिए नहीं मिला? तो मतलब ये बिना उसके ही आपका 40th रैंक है, तो मेरे को तो कमी दिखाई देगी कि अब अगर वो भी कर लेते तो ये रैंक आगे जा रहा था। रैंक, हाँ सर, पर ही रैंक और अच्छा आ जाता कि वो सब भी हो जाता तो। वो सब भी अब आपने टारगेट रखना है कि एक तो अच्छी फॉर्म में प्रैक्टिस आपने करनी है, जो आर्टिकलशिप करेंगे ना, अच्छी फॉर्म में करनी है। और नंबर 2, आपने उसके बाद ना प्रयास करना है कि फाइनल के अंदर अच्छे से प्रिपरेशन करके ना अपना रैंक 1 का ही टारगेट रखना है, 2 का नहीं रखना है, 1 का आपसे ही क्लासेस टारगेट लेंगे रखना है आप अपने। आप ही से क्लासेस लेंगे तो गाइडेंस पूरा आप ही से लेंगे। वो देते रहेंगे आपको साथ साथ में। अच्छा, आपने अपना क्या प्लान कर रहे हैं कि अभी आपका जीएमसीएस वगैरह एग्जाम्स का कब अब फॉर्म भरोगे इसका? क्योंकि आपको मालूम है ना, 31 अक्टूबर तक की लास्ट डेट है, अगर आप मई पर 27 में पेपर में। जी। हाँ, पर मेरा वो जीएमसीएस अभी तक हुआ नहीं। मैंने आईटीटी का कोर्स कंप्लीट कर लिया, जीएमसीएस बचा हुआ है, तो जीएमसीएस के लिए मैंने 5th को रजिस्टर किया है, 5 नवंबर का बैच। तो इसका मतलब आपको फिर 31 अक्टूबर तक अपने आप को एनरोल नहीं कर पाओगे? नहीं सर, तो इसका मतलब फिर आपका अटेम्प्ट जो आएगा वो आएगा नवंबर ट्वेंटी नवंबर सेवन नवंबर 27 नवंबर आएगा। ट्वेंटी हाँ, तब भी कोई दिक्कत नहीं है, उसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छे से प्रैक्टिस करनी है, अच्छे से आपने मेहनत करनी है। और जो आपने ये अपने माता पिता को तोहफा दिया है दिवाली पर, तो वो बहुत सौभाग्यशाली है आप जैसी पुत्री पा करके। और मुझे उम्मीद है कि आप अपने सीए फाइनल में भी सभी को गौरवमयी कराओगे, मुझे भी और अपने पेरेंट्स को भी और अपने सभी रिश्तेदारों को भी। तो आप इस तरह से सो मेहनत मच सर। करते रहें, प्रैक्टिस करते रहें। और कहीं भी आपको आवश्यकता लगे, हमारी आवश्यकता लगे, तो मुझे जरूर बताइएगा। और थैंक यू वेरी मच, राधिका। थैंक यू सो मच सर, आपके बिना सच्ची पॉसिबल नहीं होता। आपने थैंक यू बहुत अच्छा राधिका। अकाउंट्स पढ़ाया। थैंक यू राधिका, स्टे ब्लेस्ड। थैंक यू सर।